अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो ये अंपायर की उंगली ऊपर चली गई है। अंपायर है अल्लाह। अल्लाह ने एक ऐसा किया है, मुझे लगता है कि अल्लाह ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम कुछ जदोजहद नहीं कर रहे थे तो अल्लाह ने हमारी मदद की है कि एक इंटरनेशनली एक ऐसा काम हो गया है कि दुनिया के अंदर कोई 12 साबिक या मौजूदा हुक्मरान, उसके अलावा कई हज़ारों लोग जिन्होंने अपना पैसा पनामा के अंदर, पनामा की कंपनी के ज़रिए ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाया हुआ था, वो सामने आ गया। अब ये पहले तो ये समझने वाली बात है कि ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया। जिस तरह ये जो हुकूमत अटैक कर रही है कि साजिश हो गई, ये तहरीक इंसाफ की साजिश है, इमरान खान हुकूमत गिराना चाहता है, ये हमारा किसी का काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। और मैं फिर से कहता हूँ कि लगता है कि अल्लाह को हम पाकिस्तानियों पर तरस आ गया है कि उसने एक ऐसा इंकशाफ हो गया है अल्लाह की कुदरत की वजह से, उसकी बरकत की वजह से, कि आज हम पाकिस्तानियों को मौका मिल गया है कि हम इस मुल्क का रुख चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है कि अगर हम सब, और मैं सारे उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनके बाहर बड़े बड़े घर नहीं हैं, महल्लात नहीं हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं हैं, वो पाकिस्तानी जो इसको वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो हमारे नज़रियाती लीडर इलामा इकबाल और हमारे पॉलिटिकल लीडर कायद आज़म की ख्वाब थी, ये वो बन सकता है अगर हम इस वक्त सब मिलके खड़े हो जाएं। और जिस तरह आज बरतानिया में, हालांकि मैं फिर से आऊँगा कि बरतानिया में क्या हो रहा है, आइसलैंड के अंदर एक खबर निकली और अवाम सड़कों पे आ गई और उन्होंने फैसला किया कि हम अपने हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे और हुक्मरान हमें जवाब दें। ये आज मैं पाकिस्तानियों से जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, आपने अपने पैसे की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत की हिफाजत करनी है। कोई बाहर से IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई दूसरी सुपर पावर ने आपकी मदद नहीं करनी। अगर हमने इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाना है जो बनना चाहिए था, तो इसको हमने बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब अल्लाह ने कहा कि जहाद हमारे पे फ़र्ज़ है, तो जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा होना है। जब आइसलैंड के अंदर लोग निकले तो वो जहाद कर रहे थे, वो अपने हकूक़ मांग रहे थे। वो समझते थे कि अगर हुक्मरान कानून तोड़ रहा है तो वो उनको जवाब दे है, और वो इंसाफ के लिए खड़े हो रहे थे। एक जिंदा माशरा अपने हकूक़ के लिए खड़ा होता है। जब एक माशरा अपनी तबाही की तरफ जाता है, और कई, अल्लाह कुरान में कहता है कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, यानी जो सच और हक पे जब कौमें नहीं खड़ी होती वो तबाही की तरफ चली जाती हैं। हम भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इंकशाफात हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, ये साबित करते हैं कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम चुप करके तमाशा देख रहे हैं जो हो रहा है। अब अल्लाह का करना ये है कि उधर दुनिया के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, दुनिया में कई मुल्कों के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर इस वक्त शोर मच गया है उनके सरबराह के ख़िलाफ़। बरतानिया में, वो भी मैं उसकी असल बात करूंगा बरतानिया की, आइसलैंड का आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोगों के नाम आए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं। हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान के अंदर जब नाम आए हैं तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? हाई लेवल कमेटी बिठाई है, उसमें जज हैं, लेकिन उसके अंदर FBI के इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑडिटर्स वो बिठाए हैं, वकील बिठाए हैं। और उसने 25 अप्रैल को जवाब तलब किया है कि जिन लोगों के नाम आए हैं ऑफशोर अकाउंट्स पे, मुझे 25 अप्रैल तक बताओ कि पैसा जायज़ था, नाजायज़ था, ये टैक्स एवेजन थी, टैक्स की चोरी थी, करप्शन का पैसा था। तो हमारे पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया, मैं इसलिए आपके सामने मुझे खौफ आना शुरू हो गया
कि हो सकता है कि हम ये फिर एक दफ़ा एक मौका मिला कौम को अपना रास्ता सही करने पे और हम उसी रास्ते पे चलें जो हमारी बर्बादी का रास्ता है। मैं इसलिए भी आज यहाँ बैठा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने पीटीवी पे आके एक अपना फैमिली का इशू था, नेशनल इशू नहीं था, प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती फैमिली का इशू था। वो पीटीवी पे जब गए तो मैं उस पार्टी का सरबराह हूँ जिसने पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट्स लिए हैं। मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए था कि मैं पीटीवी पे जाऊँ और मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। जो मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, मासूम चेहरा बना के मजलूम बनने की कोशिश की है, हकायक नहीं बयान किए, उन्होंने जवाब नहीं दिए जो असल जवाब देने वाले थे। इसलिए अगर मैं पाकिस्तान में एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का हेड हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं भी जाके बयान करूँ। और ये याद रखें, जमहूरियत के अंदर एक ऑपोजिशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है। ऑपोजिशन का क्या काम होता है? ऑपोजिशन का काम होता है कि वो जब पब्लिक का पैसा, क्योंकि असल बात होती है टैक्स पेयर के पैसे की, पब्लिक का पैसे का जब गलत इस्तेमाल हो, करप्शन में हो, टैक्स की चोरी हो, तो जो ऑपोजिशन होती है वो फिर हुकूमत से पूछती है, उन्हें कहती है जवाब दो। जिस मुल्क में ऑपोजिशन नहीं होती वो जमहूरियत नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब ही जमहूरियत और ऑपोजिशन है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कई सवाल पूछना चाहता था पीटीवी पे, ना पीटीवी ने कवर किया असेंबली के अंदर मेरा खिताब था, मेरी स्पीच थी, ना असेंबली में उन्होंने कवर किया, ना मुझे पीटीवी पे जाने की इजाज़त दी। और जो सबसे मुझे शर्मनाक बात लगी कि पीटीवी ने गवर्नमेंट के वजीरों को मौका दिया कि बजाय वो जाके नवाज शरीफ को कहें मियाँ साहब अपने असासे डिक्लेयर करें, लोगों के सामने अपनी सफाई पेश करें, उन्होंने जाके उल्टा हमला कर दिया इमरान खान पे। लेकिन इमरान खान के ऊपर क्योंकि करप्शन के कोई केस नहीं था, जाके शौकत खानम के ऊपर उन्होंने लोगों के सामने ऐसा तासुर दिया कि कोई बहुत बड़ा वहाँ करप्शन हो गई है, कोई नुकसान हो गया। शौकत खानम का बजट सालाना 8 अरब रुपया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया उसका वो कहीं इन्वेस्ट हुआ था, वो वापस नहीं आया, यानी वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। लोगों को कहा कि इन्वेस्टमेंट डूब गई, लोगों से झूठ बोला, वो इन्वेस्टमेंट शौकत खानम में वापस आई हुई है, वापस रिट्रीव हो गया पैसा। अगर वो एक टेलीफोन कॉल कर दे शौकत खान में, उन्हें पता चल जाता कि इन्वेस्टमेंट वापस हमारी डूबी नहीं। लोगों के सामने सिर्फ इन्होंने इसलिए किया नवाज शरीफ को बचाने के लिए। क्या मैं ये ऑपोजिशन से, ये गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि क्या इनका ये काम है नून लीग का कि अपने लीडर की करप्शन बचाना, या इन्होंने, अगर ये डेमोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनका तो काम था जो आइसलैंड की जब प्राइम मिनिस्टर का जब नाम आया, उसकी बीवी का नाम आया, उसका अपना नाम नहीं आया, उसकी अपनी पार्टी ने उसे कहा कि आप इस्तीफा दें, उसकी पार्टी ने कहा जवाब दे। तो ये नून लीग, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने आखिरत में नवाज शरीफ को जवाब देना है या अल्लाह को जवाब देना है? क्या आप इस लोगों की वोट्स लेके आए हैं, आपने लोगों की जो पैसा है, जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, उनकी हिफाजत करनी है, या एक ख़ानदान की चोरियों को आपने छुपाना है? और छुपाना कैसे है कि इनका डिफेंस क्या है कि जी वो भी करप्ट है, कि जी ये कि इमरान खान भी वो करप्ट है। करप्ट ये कि 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो वापस आ गई, वो उसने वहाँ पैसा चल दिया। शर्म नहीं आई कि ये सबसे बड़ा खैराती इदारा है पाकिस्तान का, गरीब आदमी के लिए जगह ही कोई नहीं है। अगर उसे कैंसर हो जाए, स्वाय शौकत खानम के कम से कम इलाज 10 लाख रुपए का है। ये तो खुद जो बड़े बड़े बैठे हैं, और माशाल्लाह शरीफ खानदान के पास तो वसाइल हैं, उनको तो खांसी भी हो जाए तो बाहर इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? वो किधर जाएगा इलाज करवाने के लिए? गरीब छोड़े, पैसे वाला आदमी किधर जाएगा?
जिस तरह मैं अपनी वालदा को बाहर इलाज करवाने गया था, हमें पता है कितना खर्चा है वहाँ। यहाँ जो इलाज शौकत खाना में 100 रुपए का होता है, वहाँ 1000 रुपए का बाहर इलाज होता है। पैसे वाले लोग भी बाहर कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो एक हॉस्पिटल को अटैक कर रहे हो करप्शन बचाने के लिए, शरीफ खानदान की। किधर गए आपके ज़मीर? और दूसरी असेंबली में हमने क्या सुना, इनका एक बहुत, मैं अब क्या कहूँ कि मौला जट टाइप इनका एक वजीर है जो बड़े बड़ी बड़के मारता है वहाँ। वो उसको मैंने देखा हुआ, वैसे शरीफ खानदान के सामने तो उसकी बेचारे की आवाज़ नहीं निकलती। शरीफ खानदान छोड़े, वो इसाक डार आता है तो उसके सामने झुक झुक के मिलता है, सर जी हुजूर, उसकी गाड़ी के दरवाजे खोलता है। तकरीबन सिर्फ एक ही काम, लेट ही नहीं जाता कि मेरे ऊपर से चल के जाएं, आपके जूते ना गंदे हो जाएं। वहाँ क्या कहता है, पीपल्स पार्टी को कहता है कि हम माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम नहीं बताएंगे कि आपके लीडरों की करप्शन या उनका जो नाम आया। इस वजीर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके वालिद साहब का पैसा है जो पीपल्स पार्टी वगैरह उनके लीडरों ने लिया है? ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है। आप कौन होते हैं उनको माफ़ करने वाले? गवर्नमेंट का काम होता है चोरों को, मुजरिमों को पकड़ना। ऑपोजिशन का काम होता है कि अगर पब्लिक का पैसा कहीं जाए तो उसकी निशानदेही करे। ये कौन होते हैं माफ़ करने वाले लोगों को? ये कौन होते हैं कि अच्छा जी ऑपोजिशन आप चुप कर जाओ, नहीं तो हम आपकी करप्शन बता देंगे। ये गवर्नमेंट है या ब्लैकमेलर्स हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी इनकी करप्शन के ऊपर बात ना करें, नहीं तो आपकी करप्शन पे बात कर देंगे। आप ज़रा देखें कि डेविड कैमरॉन और ज़रा नवाज शरीफ का ज़रा इनका कंपैरिजन करें। डेविड कैमरॉन के ऊपर आज भी, कल भी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरे हुए हैं। उन्होंने कहा रिज़ाइन कर दो। ज़रा मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि डेविड कैमरॉन का कसूर क्या था। डेविड कैमरॉन ने अपने बाप की कंपनी, जो ऑफशोर कंपनी थी वालिद की, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उस कंपनी से कितना टोटल, वो कहते हैं कि जी उसमें टैक्स कम दिया, टैक्स चोरी भी नहीं किया। 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया के ऊपर वो कहते हैं क्योंकि उसने टैक्स पूरा नहीं दिया, सारा शोर मच गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गए हैं कि वो रिज़ाइन करे। आप जानते हैं मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं कि बरतानिया का उनकी सालाना आमदनी कितनी है? 50 मुसलमान मुल्कों की सालाना आमदनी मिला के बरतानिया की सालाना आमदनी जितनी है। आप सोचें कि जो इतना अमीर मुल्क है वो बात कर रहे हैं 40 लाख रुपए की, और वो भी सिर्फ कि टैक्स कम दिया है। उसने वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसने अपने ऑफिस को गलत अब्यूज नहीं किया। 40 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने उसका एहतसाब के ऊपर पड़ गए। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसकी बच्चों की कंपनीज निकलाई हैं पनामा में, पेपर्स में। पहले तो कंपनीज निकली हैं, और वो बच्चों की तब कंपनीज जब कोई 17 साल का था, कोई 20 साल का था, यानी उनके पास कोई जरिया माश नहीं था। तो मतलब ये कि अगर उनकी कंपनीज निकलाई तो ये पैसा किधर से गया था? ये अपना पैसा बच्चों के नाम किया था। और फिर ये मेरे पास कागज़ है कि ये मियाँ साहब, इन्होंने, डेविड कैमरॉन ने तो 40 लाख रुपया बाप की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ और कुछ नहीं था, सिर्फ टैक्स की बारी थी कि टैक्स पूरा नहीं दिया। मियाँ साहब ने अपने बेटे की ऑफशोर कंपनी से, ये हमारा इन्हें अपनी एसेट्स डिक्लेरेशन पे मियाँ साहब की, ये इन्होंने डिक्लेरेशन साइन की है 2011 में। इसमें 20 करोड़ रुपया अपने बेटे से मंगवाया। उसने 40 लाख या 20 करोड़ रुपया, और इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा जो डेविड कैमरॉन के ऊपर तो सिर्फ टैक्स कम देने का था, मियाँ साहब के ऊपर 5 बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं। इनमें से एक भी अगर डेविड कैमरॉन पर लग जाए, वो जेल में चला जाए। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, जेल, करप्शन, जेल, क्योंकि ये पैसा आया किधर से, ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को
इन्होंने सही माने में डिक्लेरेशन ही नहीं की। इनके ने जो इलेक्शन कमीशन को जो फॉर्म दिया उसमें कंपनीज का बताया ही नहीं। नॉन डिक्लेरेशन, इसको पर्जरी कहते हैं इंग्लैंड में। पर्जरी जेल है। फिर एसेट्स ना डिक्लेयर करना, इसमें जेल सेंटेंस है। अगर मैं कोई भी ऑफिस बरतानिया के अंदर, मेरा कोई भी ऑफिस है और अगर मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता, वो जेल है। तो यहां कोई बात ही नहीं कर रहे, दूसरों पे अटैक कर रहे हैं कि जी आपने वो हॉस्पिटल से कोई इन्वेस्टमेंट की थी जो वापस, लेकिन वो उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं मिला। दूसरे पीपल्स पार्टी को डरा रहे हैं कि जी हम आपके भी सरबराह के ऊपर बात कर देंगे। कोई इनसे नहीं पूछ रहा कि आपके पास इतने बड़े ये जो चीज़ें बाहर निकल आई हैं, इसके ऊपर क्या नून लीग ने कुछ नहीं करना? इसके ऊपर हमारे इंसाफ के इदारों ने कुछ नहीं करना? इलेक्शन कमीशन ने नहीं कुछ करना? नैब ने कुछ नहीं करना? FIA ने प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू करनी? मुझे तो याद है इस FIA ने एक अखबार की खबर के ऊपर एक पूरा कितने हज़ार एक एग्जैक्ट कोई मीडिया चैनल थी, उसको बंद करवा दिया था। तो यहाँ तो ये तो चीज़ें आ गई। और मियाँ साहब ने कहा कि जिन्होंने आना है जुडिशल कमीशन के सामने सबूत दे दें। सबूत तो मियाँ साहब आ गए हैं, सबूत किसने क्या देना है? सबूत तो आ गए हैं। अब तो सिर्फ ये चाहिए कि इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि और आपके पास कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। और मैं इसलिए मैं आगे अभी चलता हूँ क्योंकि मेरे इसके बाद हमारे मीडिया चैनल्स में तो खैर मैं दाद देता हूँ अपने एंकर्स को कि वो, और माशाल्लाह हमारा मीडिया यहाँ तक चला गया कि उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेट करके दिन ब दिन ख़ानदान कुछ कह रहा है, कोई झूठ इधर पकड़ा जा रहा है। बेटे कह रहे हैं कि जी 2007 में हमने ये सारी मेफेयर की प्रॉपर्टी ख़रीदी है और ये मेफेयर प्रॉपर्टी का मेरा 4.5 अरब की प्रॉपर्टी के, ये मैं अब आपको ये भी बाद में दे दूँगा। उन्होंने कहा जनाब हमने 2007 में ख़रीदी है, हमने कुछ स्टील मिल बेची थी, यही मेफेयर की प्रॉपर्टी 98 के अंदर हाई कोर्ट के नाम, एक बरतानिया में हाई कोर्ट में अटैच हो गई थी अल तौफीक केस के अंदर। टीवी चैनल्स में आप देख रहे हैं। और 93-94 में कंपनीज बनी हैं। तब तो बच्चे छोटे थे। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों ने जाके खुद ही बड़ा काम किया, उन्होंने इक्विटी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, पता नहीं कहीं से बैंकों से कर्जे लेकर और अरबोपति बन गए। ऐसे मियाँ साहब ये अब बात नहीं बनेगी। ये अब आराम से अगर आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और ये कहानी ले लेंगे, ये अब बात तभी बहुत आगे जाएगी। आपने तो तब कहा ना, लोगों ने कहा जी मियाँ साहब के नाम पे तो कोई कंपनी नहीं है। चले अल्लाह का करना था कि मियाँ साहब के नाम पे भी 2 कंपनीज निकल आई हैं जो इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की। और वो 2 कंपनीज, एक शैमरॉक है। और ये कैसे पता चला है? वर्ल्ड बैंक और UN का एक एसेट्स रिकवरी का सेल है जो करप्शन के लिए ज़रिए गरीब मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर जाते हैं। वो वर्ल्ड बैंक और UN का एक सेल है, उसने डिस्कवर किया मियाँ साहब की 2 कंपनीज जिनके आगे और टीवी पे भी चल गए नाम। अब मैं मियाँ साहब से पूछता हूँ कि मियाँ साहब आपके ऊपर अब 4 बड़े बड़े एलिगेशन हैं। करप्शन, टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग का इसहाक डार के मेरे पास है 45 पेज हैं एफिडेविट के। ये 45 पेजेस के अंदर मैं चाहता हूं कि सब पढ़ें। इनके अंदर डिटेल्स दी हुई है इसहाक डार ने। ये कॉन्फर्मेशन है कि पैसा किस तरह मनी लॉन्ड्र करके बाहर गया है, जिस तरह ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। ये अगर आप इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनका खुद साइंड एफिडेविट है उसको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ये रखें कि इनकी जो ऑफशोर कंपनीज है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, आपको पता चल जाएगा कि पैसा यहाँ से बाहर कैसे गया। डिटेल्स में इसहाक डार ने बताया हुआ है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें मैं पढ़ रहा था कि इसहाक डार अपनी एफिडेविट में लिखते हैं कि एक मिस्टर सईद अहमद है जो नवाज शरीफ के लिए वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये इसहाक डार कहते हैं। वो अब सईद अहमद किधर हैं? सईद अहमद साहब अब डिप्टी हेड हैं पाकिस्तान स्टेट बैंक के। उनको तोहफे में नंबर 2 पोजीशन मिल गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ये बिल्कुल मुझे अब ये वही हो गया
कि नजम सेठी साहब को बड़ी उन्होंने खिदमत की, बड़ी मुश्किलों से मियाँ साहब को इलेक्शन फिक्सिंग करवाई और उनको भी तोहफा मिल गया पीसीबी का हेड बना के। इलेक्शन फिक्सिंग की थी, क्रिकेट फिक्सिंग भी की और क्रिकेट का हाल अब आपके सामने है। बहरहाल मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में आया उनको आज स्टेट बैंक का नंबर 2 बनाया हुआ है, और इसहाक डार जिन्होंने एडमिट किया मनी लॉन्ड्रिंग, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये कंपनीज जो इनकी हैं वो तो हम आपको पूरी अभी डिटेल्स देंगे, लेकिन जो कंपनी इसहाक डार के बेटों की है उसके ऊपर तो खलीज टाइम्स में आर्टिकल आया हुआ है। 2 टावर्स हैं, उनके बेटों के 2 टावर्स हैं, एक एक टावर की कीमत 10 अरब रुपए है, 20 अरब रुपए के 2 टावर्स हैं। ये एक जमहूरियत के अंदर मैं एक ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहा हूँ, मेरी कोई किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इनको एक जमहूरियत में ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मियाँ साहब का जो सबसे बड़ा मसला अब आ गया है वो ये कि इनकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो गई है। बरतानिया के अंदर जो इस वक्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था कैमरॉन, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, बाप की कंपनी पहले की थी, शेयर्स बेच चुके थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, यानी कि ऑफिस से फ़ायदा नहीं उठाया उन्होंने। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आपकी मॉरल अथॉरिटी चली गई है। यहाँ 4 मेजर कानून तोड़ रहे हैं पाकिस्तान के, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, करप्शन, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बच्चों के पास पैसे किधर आए। कुलसूम नवाज, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनका गार्डियन में इंटरव्यू आया 2000 में कि हाँ हमने अपने बेटों के लिए मेफेयर में फ्लैट लिए हैं इसलिए कि हमने उनको पढ़ाना था। ये 2000 की बात है, गार्डियन का इंटरव्यू है। बेटे कहते हैं हमने 2007 में वो लिया। इसलिए अब ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये अब बात यहाँ रुकेगी नहीं। इसके लिए अभी मैं तजवीज़ करूँगा कि हमने क्या करना है। मैं बड़ा ज़रूरी है कि अपने, क्योंकि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है, मैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कहूँ कि देखिए जी, ये डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है कि हम 2 काम कर गए, हम इस मुल्क को बिल्कुल बदल देंगे। ये एक अजीम मुल्क बन सकता है। ये 2 काम हमने ना किए, हम डूब रहे हैं। 2 काम ये हैं कि जब तक हम इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, हमारा कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। और दूसरा, हम जब तक करप्शन पे काबू नहीं पाएंगे, पाकिस्तान वायबल ही नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए। नैब कहती है कि दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है, 12 अरब रुपया, यानी कि तकरीबन 4000 अरब रुपए की सालाना करप्शन है। शौकत तरीन जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो एफबीआर के अंदर चोरी हुई है, एफबीआर में, वो 700 अरब रुपया है। अब सिर्फ आप सोच लें कि अगर हम ये इकट्ठा कर लें तो हमारे पास पैसा मुल्क चलाने के लिए आ जाता है। क्योंकि हम ये नहीं इकट्ठा कर सकते। आज पाकिस्तान का, और मैं अपने पाकिस्तानियों आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी कोई नहीं आपको बात बता रहा, सिर्फ आप जब ये फिगर पढ़ेंगे आपको खौफ आएगा। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना था? 5000 अरब रुपया, 5 ट्रिलियन रुपए। 10 साल के बाद पाकिस्तान का कितना कर्जा है? 21,000 अरब रुपया, 21 ट्रिलियन रुपए। पिछले 3 साल में कितना हमने कर्जा लिया है? 5 ट्रिलियन रुपए, 5000 अरब रुपया, जो हमारी सारी तारीख में 10 साल पहले था। हर रोज का हम कितना कर्जा ले रहे हैं? 6 अरब रुपया। अब मैं ये पूछता हूं कि कौन कर्जा वापस करेगा? ये हमारी एक्सपोर्ट्स बल्कि गिर रही हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ नहीं रही, इसके बावजूद कि मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत करके कोई 60-70 अरब रुपया, 70 करोड़ रुपया, 60-70 करोड़ रुपया अपनी बैरून मुल्क ट्रैवल पे खर्च कर दिया है। हमारे कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, हमारा डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। हम जो सारा टैक्स लगाते हैं वो आवाम पे लगाते हैं।
तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा जब तक हम इन दो चीज़ों पे काबू नहीं पाएंगे। और हाल क्या आज मुल्क का, एक तरफ वो मेहनतकश पाकिस्तानी जो जाके 12-12 घंटे बाहर काम करते हैं। मैंने गुजरात के लोग देखे हुए हैं जो स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, बाकी पाकिस्तान, मीरपुर, मैंने देखा लोग 8-8 कमरे में 12-12 घंटे की शिफ्ट काम करके पैसा भेजते हैं पाकिस्तान। मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, दुबई मेहनत करते हैं पाकिस्तानी, बेचारे बीवी बच्चों को नहीं मिलते, माएँ बेचारे बच्चों को नहीं देखती, साल बाप बच्चों को नहीं देखता, मेहनत करके यहाँ पैसा भेजते हैं। 19 अरब डॉलर पे पाकिस्तान चलता है। ये लोग यहाँ से, ये जो साहिब इक़्तिदार हैं, यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके हवाले के हुंडे के लिए बाहर भेज देते हैं। दुबई के अंदर आपको पता है कि 3 साल में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है? ये दुबई लैंड रजिस्ट्री के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, 750 अरब रुपए की, 7.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी ली है पाकिस्तानियों ने। कौन पूछेगा कि कौन लोग हैं? फाइनेंस मिनिस्टर साहब का अपना एमिरेट्स हिल में जबरदस्त अरब से ऊपर का घर है, 1 अरब रुपए से ऊपर का घर है। कौन ये पूछेंगे क्यों किधर गई है? क्या मियाँ साहब पूछेंगे इन लोगों से कि ये जो इतनी हमारा जो इसाक डार साहब ने असेंबली में कहा कि पाकिस्तानियों को स्विट्जरलैंड में 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। आसिफ जरदारी का इन्होंने बार बार कहा 7 मिलियन डॉलर, 6 अरब रुपया स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है। कौन लेके आएगा वापस? क्या ये इसाक डार लेके आएंगे? क्या नवाज शरीफ लेके आएंगे? इनको तो अपने पैसे बाहर पड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे? अब तो इंटरनेशनली कानून बन चुके हैं। आपका अगर आप कहना कि मेरे मुल्क से पैसा चोरी हुआ है, तो अब तो कानून है, आप वो पैसा वापस ला सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक जॉइंट सेल है जो रिकवर करता है पैसे। नाइजीरिया का जो गवर्नर था पैसे चोरी करके गया, उन्होंने वापस मंगवाए इन सेल्स के जरिए। अब तो इंटरनेशनल इदारे हैं, अब तो शोर मच गया और इसके बाद और शोर मच गया। प्रेसिडेंट ओबामा ने बात की है इन टैक्स हेवंस के खिलाफ। ये जिधर लोग जाके टैक्स बचाने के लिए, चोरी का पैसा बचाने के लिए जो पैसा रखते हैं ऑफशोर कंपनीज में, अब तो ओबामा बात कर, दुनिया में शोर मच गया। तो बात यह है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे ये पैसा लेके आएगा वापस? आप यकीन करें कि सिर्फ हम पैसा बाहर जाना रोक दें, हम ये जो स्विट्जरलैंड में बैंकों में हमारे पैसे पड़े हैं ये हम वापस ले आएँ, हम सिर्फ ये चेक करें जायज़ तरीके से कोई पैसा डिक्लेयर करके ले जाए, ठीक है, लेकिन ये तो सारा नाजायज़ पैसा जा रहा है, हुंडी के जरिए जा रहा है कोई, और ये आराम से रोक सकता है। कौन रोकेगा जब ये खुद अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं? कैसे रोकेंगे ये? इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, जब से आपकी ख़ास तौर पे आपकी अपनी 2 कंपनीज जब ये सामने आई हैं, शैमरॉक और ये जो दूसरी कंपनी है, मुझे बताएं क्या जवाब रह गया आपका प्राइम मिनिस्टर रहने का? मैं आपसे डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी, कोई अखलाकी जवाब नहीं रह गया आज पाकिस्तान की हुकूमत करने पे। आप मुझे बताएं किस मुंह से आप लोगों को कहेंगे टैक्स दो, जब आप सबको पता कि आपने सारे आपके टैक्सेस, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, इनके पास टैक्स आप देख लें, इन्होंने कभी 2.5 लाख से ऊपर टैक्स ही नहीं दिया साल का, और कई साल है 5,000 रुपया टैक्स, कई दफ़ा टैक्स ही नहीं दिया। तो वहाँ आप टीवी पे कह रहे जो हम पता नहीं 1937 से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके हज़ारों में टैक्स था, हज़ारों में टैक्स होके अरबों की आपकी प्रॉपर्टी कैसे आ गई बाहर? और आप ये कहें कि बच्चों ने पता नहीं कोई उन्होंने फॉर्मूला निकाला है कि पीतल को सोना बनाने का कि एकदम वो अरबोपति बन गए। किधर से आई ये प्रॉपर्टी? आपने अपना पैसा बच्चों के नाम पे किया, और मियाँ साहब से एक बात भी निकल गई, जब वो हैं तो काफ़ी भोले भाले ही हैं हमारे मियाँ साहब, तकरीर करते करते कह गए, नेशन से जब खिताब कर रहे थे, मुंह से निकल गया, कहते अगर आदमी करप्शन से पैसा बनाएगा तो वो अपने नाम पे तो नहीं रखेगा। वो अपने बच्चों का कह रहे थे, कहते अपने नाम पे तो नहीं रखेगा। वाकई मियाँ साहब आपने अपने नाम पे तो नहीं रखा पैसा, आप तो मकरूज हैं, बच्चा बेचारा पैसे भेज रहे हैं वहाँ से आपको चलाने के लिए, आपके पास तो पैसे कोई नहीं है। टैक्स आप देते नहीं हैं, आपके इनके टैक्स देखें कितने हैं, और जायदाद देखें, रहन सहन देखें, और आप समझते हैं कि लोग टैक्स देंगे आपको? क्या आप समझते हैं कि आपके होते हुए पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा कर लेगा?
ये वो मुल्क है मेरे पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा खुले दिल के लोग हैं यहाँ। शौकत खानम को एक दिन में 80 करोड़ रुपया दिया इन्होंने शौकत खानम पेशावर खोलने के लिए। ये वो लोग हैं जो साढ़े 350 करोड़ रुपए का खसारा करता है एक अस्पताल, और ये लोग हर साल उससे ज़्यादा पैसा देते हैं। अगर ये लोग, अगर आप इनको इत्मीनान में ले लें और इनको आप पे इत्मीनान हो जाए कि जनाब इनका टैक्स का पैसा ऑफशोर कंपनीज में नहीं जाएगा, बड़े बड़े महलों में नहीं जाएगा, ये आपके रहन सहनों में नहीं जाएगा कि 10-10 गाड़ियां आगे पीछे टैक्स के पैसे पे मुगल आजम बनने की कोशिश जो करते हैं आप, उस पे नहीं जाएगा। ये पैसा आवाम पे खर्च होगा। हुक्मरान सादगी इख्तियार करेंगे, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा करेंगे, ईमानदारी से खर्च करेंगे। और जिस तरह डेविड कैमरॉन, उसने क्या कहा, उसकी पार्टी ने ये नहीं दूसरों को इल्ज़ाम लगाया कि जनाब जेरेमी कॉर्बिन भी ऑफशोर अकाउंट है। उन्होंने ये नहीं कहा। वो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहा कि ऑपोजिशन के लोगों के पास भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं। उन्होंने अपने आप को इत्तेसाब के लिए खड़ा किया। डेविड कैमरॉन ने आज क्या कहा, मैं कल उनकी सुन रहा था, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के सामने कहा मेरे से गलती हुई। उन्होंने कहा मैं अपने सारे टैक्स आपके सामने रखूंगा। ये होती है जमहूरियत। ये जमहूरियत नहीं होती कि आके मासूम शक्ल बना के और अपने जुल्म गिनने शुरू हो जाएंगे, कितने जुल्म हुए आपसे, और जवाब एक ना दें, और फिर अपने ये दरबारियों को कहें कि हमला कर दो जो आपसे सवाल पूछे ऑपोजिशन वाला कि जी तुमने भी ये किया है। अब बात नहीं बनेगी। मैं पाकिस्तानी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, देखें, ये पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था। ये एक वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। ये हमने दुनिया को बताना था कि इस्लाम है क्या, उसके वैल्यूज़ क्या हैं। ये लेबॉरेटरी बनी थी इस्लाम की, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं। दुनिया को हमने बताना था कि हम सच और हक वाले लोग हैं, हमारे लीडर सादिक और अमीन हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम अदल और इंसाफ का निज़ाम लेके आएंगे। ये पाकिस्तान तो नहीं था जिसके लिए लाखों लोग मरे। ये पाकिस्तान तो नहीं था जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। ये पाकिस्तान तो नहीं था जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, शरीफ खानदान के लिए, साहिब इक़्तिदार के लिए, और बेचारे दूसरा अवाम के लिए। ये पाकिस्तान के ये अमीर से अमीर तक होता जा रहे हैं। और इस वक्त सारा टैक्सेस अवाम पे महंगाई के ज़रिए, किसान पिस गया पाकिस्तान में, उसके ऊपर बोझ पे बोझ, टैक्सेस पे टैक्सेस, महंगाई पे महंगाई। वो बेचारा सारा साल मेहनत करता है, पैदावार मिलती है, मिलता कुछ नहीं है उसको। मजदूर मार गए हैं, महंगाई इतनी है, बेरोजगारों की फौज है। वो बेचारी माएँ जो अपने बच्चों को बाहर भेजती हैं नौकरियों के लिए, और वो भी बेचारे जो पाकिस्तानियों से बाहर होता है। कितने पाकिस्तानी जेलों के अंदर हैं। आप जेलों में जाके देखें, पता नहीं 8-9 हज़ार पाकिस्तान, कोई नहीं उनको पूछता। वो जब पैसे भेजते हैं उसके पैसे पे तो आप चलते हैं, 19 अरब डॉलर की रेमिटेंस पर तो चलता है, लेकिन कोई पूछता नहीं है कि वो बेचारे जब उनको कोई जेलों में डाल दे, जो उनसे जुल्म होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2.5 लाख बच्चा मरता है यहाँ। हम उनको साफ पीने की, गंदे पीने की बीमारियों से 2.5 लाख बच्चा मरता है। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूलों में नहीं है। सोचें कि ये क्या होने जा रहा है आगे। 2.5 करोड़ बच्चे को अब मौका ही नहीं दे रहा ऊपर आने का। ये बड़े होके क्या करेंगे जब पढ़ेंगे नहीं? ये बेरोजगारों की फौज में चले जाएंगे। इनको तो आप मौका ही नहीं दे रहे जिंदगी का, क्योंकि आप पैसा खर्च, बजाय यहाँ पैसा खर्च करने के आपने पैसा बाहर भेज दिया। और अगर इस मुल्क का दिवालिया निकल गया, जो आप कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जे तो वापस कर ही नहीं सकते। तो जब अगर ये मुल्क का दिवालिया निकल गया, इनको क्या फिक्र है? इनके तो बाहर मालात हैं। ये मुझे ज़रा इसकी ज़रा तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये वाइन हाइड पार्क है हसन नवाज का। 8 अरब रुपए का घर है ये, 800 करोड़ रुपए का घर है। ये वो मुल्क है जिधर अभी इनके दौर में गुर्बत कहां से कहां पहुंच गई। 6 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये वो बदकिस्मत मुल्क है जिधर 300 बच्चे, थर में बच्चे मर गए हैं 3 महीने में। ये वो मुल्क है जिधर हर 20 मिनट पे एक औरत मरती है डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि हम बुनियादी उनको सहूलत नहीं दे सकते। हम साफ पीने का पानी नहीं दे सकते।
लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, जेलों में रुल रहे हैं। आधे तो जेलों में लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेकसूर हैं, बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं दंदराते हुए, कई असेंबलियों में बैठे हैं, कई बाहर फिर रहे हैं। बेचारा गरीब आदमी जेलों में है, 6 महीने की उसने, अगर उसने जेल में उसकी सजा है, 6-6 साल जेल में बेचारा रह जाता है। इस ऐसे निज़ाम के मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आज अगर पाकिस्तानियों ने देखना है तो याद रखें, हमारा मॉडल खिलाफत रास्ता है, उसकी क्या बात थी मुझे बताएं। दुनिया का हमारे आखिरी नबी, दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर, तारीख का हिस्सा है। 625 जंग बदर हुई, 313 मुसलमान थे जो लड़े, 625। 638 तक 12 साल के बाद, ये तारीख मैं बता रहा हूं, 12 साल के बाद 2 सुपर पावर्स वक्त की, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, इनके सामने घुटने टेक गया था। ये वो कौम थी। कैसे हुई, क्या हुआ? कोई उन्होंने एड ली, कोई IMF से पैसा लिया, कैसे वो क्या हुआ? दुनिया के ग्रेट लीडर ने उनमें क्या किया? उन्हें इखलाकी कुव्वत दी, सच और हक पे खड़े होने वाले लोग बन गए, सादिक और अमीन बन गए, अजीम कौम बन गई। इंडोनेशिया और मलेशिया में तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, लोगों के किरदार देख के, उनको देख के लोग मुसलमान हो गए। क्या ये मुसलमान है हमारे, जो पैसा चोरी करके बाहर लेते हैं? ये हमारे सरबराह हैं। वहाँ गरीब बेचारा मर रहा है, हाल देखें इस हमारे बेचारे बदकिस्मत मुल्क पे। और एक तरफ बरतानिया देखें, 50 मुसलमान मुल्कों का मिला के सालाना आमदनी बरतानिया जितनी है क्या उनके पास? पाकिस्तान से मुकाबला करें। ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तांबे के ज़ख़ीरे हैं, कोयला है, हाइड्रो पोटेंशियल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 50,000 वाट पोटेंशियल है, गैस है। पख्तूनख्वा में पेशावर के बाहर वो कुएं खोदते हैं, पानी के लिए गैस निकलाती है। उधर वजीरिस्तान में तांबे के रिजर्व्स हैं, सोना है, ज्वेल्स हैं, क्या चीज़ नहीं है। 12 मौसम है। और हाल देखें हमारा, 6 अरब का दिन का कर्जा ले रहे हैं जो हम वापस ही नहीं कर सकते। क्यों? अपने से पूछे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये फैसला करना है आपने, क्या हमने ऐसे ही चलना है? अल्लाह तो कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत ही बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने ये देखना है ये जो कर रहा है, और हमारे से बैठ के इनके सारे, और वो भी मासूम चेहरा बना के, और जवाब नहीं दे रहे, और कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन बनाएंगे। क्या अपना रिटायर्ड जज बिठाएंगे? अपना रिटायर्ड जज जो नवाज शरीफ के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन करेगा? मियाँ साहब, आपने तो कभी क्रिकेट मैच भी अब एक न्यूट्रल अंपायर से नहीं खेला। आप तो अंपायर भी अपना खड़ा करके खेलते थे। अभी किसी से पूछ रहे जमखाना से, तो आप ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये कोई नहीं मानने लगा। मैं मियाँ साहब और मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ, हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन चाहिए जिसमें वाइट कॉलर क्राइम एक एक्सपर्टीज़ है, उसके एक्सपर्ट्स बैठाएं, और बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बाहर से ऑडिट फर्म, एक ऑडिट फर्म जो कि ये वाइट कॉलर क्राइम को और ये मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करती है, उसको हायर करें। आप जब तक ये नहीं करेंगे हम आपकी इंतज़ार करेंगे। हम ये डिमांड करते हैं आप ये इसलिए करें कि ये अब ऐसे मुल्क आगे नहीं चलेगा। आप ये ना समझें कि हम ये भूल जाएंगे, और ये ना दुनिया भूलने देगी। ये चारों तरफ अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हम आपको देंगे 24 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है इस्लामाबाद में। मैं सबको दावत देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ अपना अगला लाएमल अनाउंस करूँगा। मैं पूरे स्टेप्स बताऊँगा कि क्या करना है। मैं ये बताऊँगा कि हमने क्या कदम लेने हैं, क्योंकि हमारा आखिर होना है रायविंड। हमने रायविंड के जो महल्लात हैं उनके बाहर जाके वहाँ धरना देंगे, डी चौक में नहीं देंगे। वहाँ मैं सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूँगा। मैं तहरीक इंसाफ को नहीं इकट्ठा करूँगा, सिर्फ मैं सारे पाकिस्तानियों को जो समझते हैं
कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा पीटीआई रहा के है। चेयरमैन इमरान खान अपनी रिहाइशगाह पर कौम से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सर्वे कमीशन तश्कील दिया जाए और साथ ही वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा दें, ये भी मुतालबा किया इमरान खान ने।